सभी दोस्तों को बाबा बतौले की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, पिछले कुछ समय में कांग्रेस में से लगभग 70 के करीब बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी पार्टी छोड़ दी। कहानियाँ घूम फिर के वही आती हैं कि लोग किसी भी तरीके से राहुल को एज आ पार्टी प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब इस सब को एनालिसिस करने के लिए मेरे एक मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है। मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। आप उसे देखना, समझना और जानना कि आखिर कांग्रेस की हालत क्यों है और क्यों आखिर कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने वाली है और खत्म होने की कगार पे है। इसको वीडियो को आराम से ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या स्थिति इस टाइम कांग्रेस की चल रही है। पिछले 3-4 साल में गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, पीसी चाको, पता नहीं कितने ऐसे बड़े नेता हैं जिन लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। कारण सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप प्रॉब्लम। उनका कहना है कि राहुल गांधी अपने कुछ गिने चुने लोगों से घिरे रहते हैं और वो पार्टी के बाकी सीनियर लीडर्स की सुनना नहीं चाहते, जो कि सच में विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टी होने के वजह से अगर हम ये समझें तो देश के लिए, इस पूरे हमारे हिंदुस्तान के लिए ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का मजबूत होना देश की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी दोबारा थोड़ा अपने आप को पुनर्गठन करे और आगे बढ़े। और आप सुनिए तारिक भाई ने क्या बोला है कांग्रेस की इस स्थिति के बारे में। राष्ट्रवाद टीवी में आज बात कांग्रेस की। चूंकि कांग्रेस अभी है, ये अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाशिए पे है, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कुछ लोग कहते हैं गई कांग्रेस पानी में, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया भारत जो है वो कांग्रेस मुक्त हो चुका है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस इस वक्त डिप्रेशन में है और डिप्रेशन भी क्रॉनिक। अगर किसी इंसान को डिप्रेशन होता है ना तो वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, सोचता है कि इससे कैसे बाहर आए। लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो जाए तो फिर आपका ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन काम नहीं करता है। आपको एक ज़रूरत होती है काउंसलर की, जो आपको उस बीमारी से बाहर लेकर आ जाए। अभी 2-3 दिन पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि अगर हमारे रेजिग्नेशन से कांग्रेस की हालत बेहतर होती है तो हम रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। हम तीनों, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। किसकी हिम्मत है कि जहां सामने जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई उठ के कह दे कि हाँ मैडम आप रिजाइन कर दीजिए। और अगर किसी ने हिम्मत करके कह भी दिया तो दूसरे लोग जो वहां बैठे हैं वो उसे मारपीट कर बिठा देंगे या भगा देंगे। तो चलिए, ये सब तो खैर कहने की बातें हैं। कांग्रेस की हालत इससे बेहतर नहीं होने वाली है। मैं आपको लेकर चलता हूं 2013 में। बात होगी शायद जनवरी-फरवरी की। यूपीए 2 की सरकार थी। यूपीए 3 की तैयारी चल रही थी। 2014 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा यूपीए वाले सोच रहे थे। तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस वक्त बीजेपी में उस वक्त जबरदस्त लीडरशिप क्राइसिस थी। आडवाणी जी की उम्र हो चुकी थी। मुरली मनोहर जोशी जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, इन सब के पास वो जनाधार नहीं था जिसपे लोकसभा इलेक्शन लड़ा जाए, जिनके फेस पे और बीजेपी देश में सत्ता हासिल कर सके। तो कमोबेश ये माना जा रहा था कि यूपीए 3 आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से घिरी हुई थी, महंगाई एक मुद्दा था, लेकिन यूपीए 3 के आने के चांसेस थे। उन्हीं दिनों मैं एक काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनल में काम करता था। तो मेरे कुलीग ने कहा कि क्या हम लोग राहुल गांधी के इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि कर तो सकते हैं, मगर राहुल गांधी तक लेकर कौन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मुंबई में मेरी कांग्रेस के एक बड़े लीडर से मीटिंग है और उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा एक प्रपोजल दो कैंपेन का, तो मुझे उनसे मिलना है। तो मैं उस बड़े लीडर की बात भी आपको बताऊंगा, उनका नाम भी बताऊंगा। और इतने बड़े लीडर हैं कि मुकेश अंबानी भी उनको इग्नोर नहीं करते हैं। तो हमने प्रपोजल तैयार किया और हमारी जो कुलीग थी वो मुंबई लेकर गई, उनकी मीटिंग हुई। प्रपोजल में हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स हमने उसमें इंक्लूड किए थे। शुरुआत की थी हमने 8 मार्च यानी विमेंस डे के दिन। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हमने एक इवेंट प्लान किया था जिसमें राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता होंगे और देश की जो आधी आबादी यानी जो महिलाएं हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे राहुल गांधी और दूसरे बड़े नेता। और वर्चुअल जुड़ेंगी तमाम औरतें पूरे मुल्क से, अलग अलग शहरों से। एक बड़ा कैंपेन की शुरुआत हम लोग वहीं से कर रहे थे। इसके अलावा एक एंथम था, उसमें वीडियो कैंपेन था, सोशल मीडिया कैंपेन था।
जबकि आपको याद होगा 12-13 में सोशल मीडिया का वो बूम नहीं हुआ था, बावजूद इसके हमने वो सारे एलिमेंट्स को उसमें इंक्लूड किया था। हमारे उस कलीग ने बताया कि जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने प्रपोजल मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन जो उन्होंने हैरान करने वाली बात कही वो ये कि वो उस प्रपोजल को राहुल गांधी की कोर टीम तक पहुंचाएंगे। अब राहुल गांधी ये प्रपोजल देखेंगे नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इस बात की गारंटी उनकी नहीं थी। अब यही मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि कैसे कांग्रेस के जो सलाहकार थे, जो एडवाइजर्स थे राहुल गांधी के, उन्होंने कैसे एक शेल बना दिया था राहुल गांधी के इर्द गिर्द, और उसको भेद पाना कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए भी मुश्किल था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपसे पूरे होश और हवास में बात कह रहा हूं कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत कमी रही है शुरू से। कांग्रेस हैज नेवर बीन अ डेमोक्रेटिक पार्टी, कभी भी। उनके अपने ही नेता अपने आला कमान तक नहीं पहुंच पाते थे। आला कमान उनका ही एक ईजाद किया हुआ ये लफ्ज़ है, हालांकि आला कमान से मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी प्रॉब्लम होती है। डेमोक्रेसी में आला कमान जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहरहाल, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हो, सचिन पायलट का मामला हो, जगन रेड्डी का मामला हो, कांग्रेस के तो आला कमान तक पहुंचना इन लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया था कि लोगों ने धीरे धीरे पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। बहरहाल, तो प्रपोजल वहां गया नहीं गया, राहुल गांधी ने देखा नहीं देखा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिप्लाई, और हमें मिला भी नहीं। बहरहाल, ये बात आई और खत्म हो गई। अब उस नेता की जो बात मैं कर रहा हूं आपसे, ये कौन थे? आप सोचिए, मैं जिस नेता की बात कर रहा हूं उनकी भी पहुंच कांग्रेस के राहुल गांधी तक नहीं थी, और वो नेता थे मिलिंद देवरा। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। मिलिंद देवरा की पहुंच उस वक्त डायरेक्ट नहीं हो पा रही थी राहुल गांधी तक। कोर टीम उनकी इर्द गिर्द थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कनिष्का सिंह और उनकी जो टीम थी वो उस वक्त राहुल गांधी के एडवाइजर्स हुआ करते थे। खैर, इस मुगालते में कांग्रेस थी, इस गुमान में थी कि 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस की वापसी होगी, फिर से कांग्रेस और यूपीए की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। शायद इस मुगालते में थे, और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि बीजेपी में बहुत स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी उस वक्त। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का अनाउंसमेंट हुआ पीएमशिप के लिए, और फिर एवरीथिंग इज हिस्ट्री नाउ। और ये आप जानते हैं, और मैं ये पूरे यकीन के साथ कहता हूँ और कह सकता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस ने 2014 का इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी के कैंपेन के आगे सरेंडर कर दिया था। अब मुझे अफसोस होता है कि जिस तरह के एलिमेंट्स हमने राहुल गांधी के कैंपेन में इस्तेमाल किए थे, जो प्रपोज किया था हमने, प्रशांत किशोर ने लगभग 80% के आसपास वही सारे एलिमेंट्स नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किए थे। क्योंकि ये वही दौर था, वर्चुअल रैलीज, सोशल मीडिया, वीडियो कैंपेन और एंथम, वो तमाम चीज़ें प्रशांत किशोर ने भी यूज़ की थी, क्योंकि उसके अलावा आप कैंपेन खड़ा नहीं कर सकते थे। अब आप सोचिए, 14 के इलेक्शन में एक नरेंद्र मोदी आए और हिंदुस्तान को एक ख्वाब दिखाया गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में दो चीज़ें बिकती हैं, एक ख्वाब और दूसरा खतरा, और इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पे बीजेपी ने काम किया। ख्वाब ये कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, और खतरा ये कि अगर कांग्रेस आएगी तो फिर से महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इकोनॉमी फिर से नीचे जाएगी। ये तमाम चीज़ें कैंपेन में इस्तेमाल की गई। और इसके साथ ही बीजेपी एक तरफ नरेंद्र मोदी का कद बड़ा कर रही थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी का कद नीचा कर रही थी, और उन्हें पप्पू साबित करने की कोशिश कर रही थी और साबित कर भी दिया। मगर अफसोस की बात यह थी, ताज्जुब की बात यह थी कि पूरे कैंपेन में कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव रही। उन्होंने अपने सबसे बड़े नेता को साबित करने की कोशिश ही नहीं की, उनका पोटेंशियल, उनका वर्थ, और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 14 के बाद जो कांग्रेस नीचे गई तो उठ नहीं पाई नेशनल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि उसका इलेक्शन जीता नहीं, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, इलेक्शंस जीते उन्होंने, लेकिन नेशनल लेवल पे वो एक ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी का। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी, और वक्त रहते कांग्रेस ने उसको समझा ही नहीं। उनको ये लगा कि ठीक है,
सरकार के खिलाफ नाराजगी है, सरकार जाएगी और फिर आ जाएगी। लेकिन वो ये भूल गए कि नैरेटिव एक बार जब चेंज होता है और दो लेवल पे काम होता है, एक अगर आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपनी मजबूती के साथ आपको कमज़ोर करने के लिए भी अगर कोशिश करता है, तो आपको दोहरी ताकत से लड़ना पड़ता है। दोहरी तो छोड़िए, कांग्रेस ने ताकत का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। और आज भी आप देख लीजिए, जो अभी 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स आए, कांग्रेस कहाँ थी? कहीं थी ही नहीं। यूपी जैसे स्टेट में जहाँ से लोग कहते हैं कि भाई केंद्र की सत्ता निकलती है, वहाँ तो ज़माने से वो गायब ही हैं। 2009 में 22 सीटें लेकर आए थे लोकसभा की, और उसके बाद से इतनी दुर्दशा हुई है यूपी में कांग्रेस की। और वो इसलिए नहीं हुई है कि लोग नहीं चाहते, इसलिए हुई है कि कांग्रेस ही नहीं चाहती कि उनको करना क्या है। कांग्रेस के पास विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है। तो आप सोचिए कि इस बार के इलेक्शन में प्रियंका गांधी को बहुत देर से उतारा गया। चलिए खैर, उतार भी दिया आपने, एक नए नेता को लेकर भी आप आ गए। स्लोगन क्या लेकर आप आए? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस स्लोगन पे, इस विजन पे, इस ब्लूप्रिंट के साथ आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? किसने कहा कि औरतें कमजोर हैं, लड़कियां कमजोर हैं? किसी ने तो कहा ही नहीं था। आपको किसी के भी तो खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो आप किसके खिलाफ थे? किसी के भी नहीं। एक नया नैरेटिव लेकर आने की कोशिश की आपने। कोई अगर टैबलेट दे रहा है तो आप कंप्यूटर देंगे, कोई कंप्यूटर दे रहा है तो आप स्कूटी देंगे, कोई स्कूटी दे रहा है तो आप कार देंगे। देश की जनता अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे गरीब तबका है, उनको ना लैपटॉप चाहिए, ना उनको टैबलेट चाहिए, ना उनको स्कूटी चाहिए, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए। और इसी 2 वक्त की रोटी ने कांग्रेस, अखिलेश यादव, आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी, सबका बंटाधार खत्म कर दिया बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने पहले से बेहतर सीटें हासिल की, ये अलग बात है, लेकिन उनका वोट बैंक भी छिटक गया। एक नया विजन ले, लीडरशिप के बारे में सोचे। अगर आप गौर कीजिए, इस वक्त नरेंद्र मोदी के ऑपोजिट कौन खड़ा होगा ये तो छोड़ दीजिए, कौन नेता होगा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी नेशनल लेवल पे। अभी इस बात से जूझ रही है कांग्रेस। वो सोनिया गांधी होंगी, वो राहुल गांधी होंगे, वो प्रियंका गांधी होंगी, या दूसरे कोई और नेता होंगे, तो कौन होंगे? लीडरशिप ही नहीं है जिसको पूरी आवाम एक्सेप्ट कर सके। तो अगर लोग कहते हैं कि गई कांग्रेस पानी में और भारत अब कांग्रेस मुक्त हो चुका है, तो अगर नहीं भी हुआ होगा तो वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो आप 24 तो भूल जाइए, 29 भी भूल जाइए, 34 और 39 के लिए सोचिए, सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना तारिक भाई ने कितने अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। आप समझना, अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि जो उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि वो सही है, इसके बारे में अपनी विचार जरूर रखें। आज के लिए इतना ही। बाबा बतौली की सभी को प्यार भरी राम राम।